जब पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तब आप क्या करें? यह वीडियो उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने कभी न्याय की उम्मीद में पुलिस थाने का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। आज ये कहानी उनकी आवाज़ बनकर गूंजेगी। सोचिए, अगर आपके या आपके किसी अपने के साथ कोई अन्याय हो जाए, आपके घर में चोरी हो जाए, किसी से मारपीट हो जाए या किसी महिला को की लज्जा भंग करने का प्रयास किया जाए और जब आप साहस जुटाकर पुलिस थाने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस अधिकारी कहते हैं हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं कर सकते, तो उस क्षण आपको क्या महसूस होता है? वह असहायता, वह निराशा, जैसे न्याय के द्वार आपके लिए बंद हो गए हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट आशीष कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन लीगल सपोर्ट। इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि कानूनी जानकारी जिससे आपकी शिकायत को पुलिस सिर्फ सुनेगी ही नहीं बल्कि एफआईआर भी दर्ज करेगी। आज हम बात करेंगे उस अधिकार की जो कानून हर भारतीय नागरिक को देता है और जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांतों और ऐतिहासिक फैसलों ने और सशक्त और मजबूत बना दिया है। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज आप जानेंगे जब पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती तब आप क्या करें। एफआईआर यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाम सुनने में साधारण सा लगता है, पर यही वह दस्तावेज है जिससे पूरा न्यायतंत्र शुरू होता है। जब कोई अपराध घटित होता है तो एफआईआर वह पहला लिखित रिकॉर्ड है जो यह स्वीकार करता है कि हाँ, अपराध हुआ है और अब पुलिस उसकी जांच करेगा। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस जांच शुरू कर सकती है। गवाहों के बयान, घटनास्थल का मौका नक्शा, अपराध में प्रयुक्त अस्त्र शस्त्र, जब्तीनामा और अदालत में केस दायर किया जा सकता है। लेकिन अगर एफआईआर ही दर्ज ना हो तो न्याय रथ का पूरा पहिया थम सा जाता है। आपकी बात अनसुनी रह जाती है और अपराध करने वाला अपराधी बेखौफ निडर होकर पूरे समाज में घूमते रहता है। इसलिए एफआईआर दर्ज होना केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि न्याय पाने की पहली सीढ़ी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 173 कहती है, यदि किसी व्यक्ति को किसी संज्ञेय अपराध की जानकारी है और वह जानकारी पुलिस को देता है तो पुलिस अधिकारी को वह सूचना दर्ज करनी ही होगी। यह कोई विकल्प नहीं बल्कि यह कर्तव्य है, यह अधिकार है। सूचना चाहे मौखिक रूप में दी जाए, सूचना चाहे लिखित रूप में दी जाए या सूचना किसी डिजिटल माध्यम जैसे ईमेल, मोबाइल ऐप या अन्य ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दी जाए, हर रूप में यह कानूनी रूप से मान्य है। कानून अब इतना संवेदनशील हो गया है कि अगर शिकायतकर्ता महिला है तो एफआईआर केवल महिला पुलिस अधिकारी दर्ज करेगी और अगर पीड़ित व्यक्ति दिव्यांग है तो पुलिस को उसके घर या अस्पताल जाकर एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़िता बच्ची है तो वह जिस स्थान पर अपनी बात पुलिस को बताना चाहे, चाहे घर हो, स्कूल हो या अन्य कोई मनपसंद स्थान, तो पुलिस उस स्थान पर जाकर पीड़िता की बात सुनेगी, शिकायत दर्ज करेगी। कभी कभी पुलिस अधिकारी जानबूझकर या भेदभाववश संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज नहीं करते। ऐसे में कानून कहता है नागरिक अब चुप नहीं बैठेगा। धारा 173(4) के अनुसार अगर एसएचओ यानी थाना प्रभारी एफआईआर दर्ज नहीं करता तो शिकायतकर्ता को यह अधिकार है कि वह अपनी शिकायत की कॉपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी पुलिस अधीक्षक को भेजे। एसपी के पास अब यह कर्तव्य है कि वह या तो जांच खुद करे या किसी वरिष्ठ अधिकारी को जांच का निर्देश दे। अब आपकी बात केवल थाने की दीवारों में बंद नहीं होगी बल्कि जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी तक भी पहुंचेगी। कानून ने आपको एक सीढ़ी और ऊंचा किया है, यहां पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। अब चलते एक ऐसे निर्णय की ओर जिसने भारतीय पुलिस व्यवस्था की दिशा और दशा बदल दी। मैं बात कर रहा हूं ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य की। मामला था एक छोटी बच्ची के अपहरण का। पीड़ित बच्ची के पिता बार बार शिकायत करने पुलिस थाने गए, लेकिन पुलिस ने कहा पहले जांच करेंगे फिर देखेंगे, एफआईआर दर्ज करेंगे। अंततः एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
तो न्यायमूर्ति पी सत्यशिवम की पीठ ने यह स्पष्ट किया, यदि किसी सूचना में संज्ञेय अपराध का संकेत है तो पुलिस अधिकारी को एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, यह पुलिस का विवेक नहीं, यह उसका कानूनी दायित्व है, यह कानूनी जिम्मेदारी है। हाँ, कुछ मामलों में जहां विवाद सिविल प्रकृति का हो तब पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिमिटेशन बनाई और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह भी 7 दिनों के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए। इस ऐतिहासिक निर्णय ने हर नागरिक को यह आत्मविश्वास दिया कि अब न्याय मांगना मेरा अधिकार है, एहसान नहीं। कानून केवल सशक्त नहीं बल्कि संतुलित भी है। ललिता कुमारी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर सूचना पर एफआईआर नहीं बल्कि यह देखना होगा कि क्या सच में अपराध हुआ है। कुछ मामलों जैसे कि वैवाहिक विवाद, पारिवारिक धोखाधड़ी, जमीन का झगड़ा, इनमें एफआईआर से पहले पुलिस प्रारंभिक जांच कर सकती है और उसकी लिमिटेशन भी उन्होंने 1 सप्ताह की बनाई है। लेकिन यह जांच लंबी, अनिश्चित या भेदभावपूर्ण नहीं होगी, उसे 7 दिनों के भीतर पूरी करना अनिवार्य होगा। इससे 2 फायदे हुए। पहला, झूठे मामलों से निर्दोष बचते हैं और सच्चे मामलों को त्वरित न्याय मिलता है। अब मान लीजिए एसपी तक भी आपने बात पहुंचा दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या यह यात्रा, क्या आपका संघर्ष समाप्त हो जाता है? और इसका उत्तर है नहीं। अब आपकी न्याय की यात्रा अदालत के दरवाजे तक पहुंचती है। बीएनएसएस की धारा 175(3) यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति न्यायिक मजिस्ट्रेट को संज्ञेय अपराध की शिकायत देता है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं उस पर संज्ञान ले सकते हैं या पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का, जांच करने का आदेश दे सकते हैं। इसका अर्थ है कि न्याय का रास्ता अब पूरी तरह नागरिक के नियंत्रण में है। थाना, एसपी और अब अदालत, तीनों स्तर पर आपके अधिकार सुरक्षित है और इन तीनों स्तर पर आप अपनी बात को पूरी मजबूती के साथ, पूरी निडरता के साथ, सशक्त तरीके से रख सकते हैं। वर्ष 2025 में आया एक और ऐतिहासिक निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट का, रंजीत सिंह बाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत मिलते ही बिना सोचे समझे पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत बताया और कोर्ट ने कहा, न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई मशीन नहीं, हर आदेश में उसे न्यायिक विवेक का प्रयोग करना चाहिए। यानी न्याय केवल प्रक्रिया नहीं, वह विवेकपूर्ण निर्णय है। अब अदालत को यह देखना होगा कि क्या मामला वाकई संज्ञेय अपराध का है, क्या शिकायतकर्ता ने एसपी के पास पहले शिकायत दी थी, क्या एफआईआर दर्ज करना आवश्यक है या सिर्फ दबाव का साधन बन रहा है या किसी को ब्लैकमेलिंग करने का साधन बन रहा है। यह निर्णय बीएनएसएस की धारा 175 का नैतिक स्तंभ बन गया। वर्ष 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और अधिक मजबूत बनाते हुए एक और निर्णय दिया। मामला था ओम प्रकाश बाटकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायत देखते ही एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, पर पुलिस को अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर माना और कहा, न्याय का अर्थ केवल आदेश देना ही नहीं बल्कि सबको सुनना भी है। यानी सभी पक्षों को सुने बिना आप आदेश पारित नहीं कर सकते। अब बीएनएसएस की धारा 175 के अंतर्गत जब न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर विचार करेगा तो उसे पुलिस अधिकारी को भी बुलाकर उसकी राय सुननी पड़ेगी। यह बदलाव छोटा नहीं है क्योंकि यह नागरिक और राज्य दोनों को एक मंच पर लाता है। अब एफआईआर दर्ज करने का आदेश एक तरफा नहीं बल्कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही दिया जाएगा। यह न्याय के मूल सिद्धांत को और अधिक मजबूत और अधिक सशक्त बनाता है। इससे यह स्पष्ट है कि दूसरे पक्ष को भी सुनना बहुत अनिवार्य है। उसको सुने बिना आप निर्णय नहीं दे सकते। वर्ष 2025 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अलग तरह का मामला आया, इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। यह मामला एफआईआर से नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा था। इमरान प्रतापगढ़ी के एक भाषण पर एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया, एफआईआर दर्ज करना जरूरी है लेकिन यह किसी की आवाज़ को दबाने का औजार नहीं होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
एफआईआर का उद्देश्य सुरक्षा है, बल्कि प्रतिशोध नहीं होना चाहिए। बीएनएसएस की धारा 175(3) में जो प्रारंभिक जांच का प्रावधान करती है, वह इसी संतुलन को बनाए रखता है। कानून अब यह कहता है कि पहले यह देखा जाए कि क्या मामला वाकई संज्ञेय अपराध का है या केवल राजनीतिक या वैचारिक मतभेद का परिणाम है। यह निर्णय हमारे लोकतंत्र की आत्मा को मजबूत बनाता है, सशक्त बनाता है, क्योंकि जहां न्याय और अभिव्यक्ति साथ साथ चलते हैं, वहीं सच्चा संविधान जीवित रहता है। अब आइए इसे एक यात्रा की तरह समझते हैं, न्याय की यात्रा, जो एक शिकायत से शुरू होकर अदालत तक पहुंचती है। पहला कदम थाने में एफआईआर दर्ज करना, यह आपका मौलिक अधिकार है, पुलिस को इसे दर्ज करना ही होगा। और अब दूसरा कदम, अगर पुलिस थाने का एसएचओ आपकी शिकायत दर्ज करने से मना करता है तो उसकी रिपोर्ट एसपी को भेजिए। एसपी के पास अब वैधानिक कर्तव्य है कार्रवाई करने का। तीसरा कदम है, अगर एसपी भी आपकी शिकायत पर कार्रवाई करने से मना करे, जांच करने से मना करे, तो आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अर्जी दाखिल करें, वह खुद एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दे सकते हैं। और चौथा कदम आपके पास है, अगर इन सबके बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिलता तो हाईकोर्ट में रिट याचिका आर्टिकल 226 दायर की जा सकती है। यानी बीएसएस ने आपको 4 स्तरों पर सुरक्षा दी है, थाना, जिला, अदालत और अंततः संविधान। अब न्याय दूर नहीं, केवल जानकारी दूर है, और यह जानकारी आपको इंडियन लीगल सपोर्ट उपलब्ध करा रहा है। अब कुछ व्यवहारिक बातें जो हर नागरिक को पता होनी चाहिए, हर नागरिक को मालूम होनी चाहिए। जब आप एफआईआर दर्ज कराने जाएं, अपनी शिकायत की एक कॉपी अपने पास जरूर रखें। यह आपका सबूत है कि आपने सूचना दी थी। अगर पुलिस आपकी शिकायत लिखने में देरी करे, टाला मटोली करे या आपको मना करे, तो आप लिखित रूप से उनके कारण पूछ सकते हैं। उन्हें बताना ही होगा कि एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही। अब डिजिटल युग है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। ऐसे में एफआईआर ईमेल, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए भी आप दर्ज कर सकते हैं। बीएनएसएस ने यह व्यवस्था को पूरी तरह मान्यता दी है। और सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात, एफआईआर दर्ज करते समय आप डरे नहीं, आप भयभीत ना हो। कानून आपके साथ है, क्योंकि अब कानून और नागरिक के बीच की दूरी सिर्फ जानकारी की है, न कि अधिकार की। एफआईआर केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह समाज के न्याय पर भरोसे की पहली सीढ़ी है। जब नागरिक एफआईआर दर्ज करता है या कोई पीड़ित एफआईआर दर्ज करता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय की प्रक्रिया शुरू करता है और समाज के लिए एक प्रतीक बन जाता है, एक उदाहरण बन जाता है। एफआईआर दर्ज होना यहाँ दर्शाता है कि राज्य अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर है, संवेदनशील है। लेकिन एफआईआर दर्ज न होना आम नागरिक के विश्वास को तोड़ देता है, उसे झकझोर कर देता है और व्यवस्था पर जो उसका विश्वास है वह टूटने लगता है। बीएनएसएस की धारा ने यहाँ स्थापित किया है कि अब एफआईआर दर्ज करने से इनकार करना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि कानूनी अपराध माना जाएगा। यह बदलाव केवल कानून में नहीं, पूरे न्याय तंत्र की मानसिकता में आया है। भारत की न्यायपालिका ने एफआईआर दर्ज करने को लेकर हर स्तर पर स्पष्टता और संतुलन दिया है। हम बात करेंगे ललिता कुमारी केस के बारे में, जिसमें कहा गया कि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। रंजीत सिंह बात केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट को एफआईआर के आदेश में विवेक लगाना चाहिए। ओम प्रकाश अम्बाटकर केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्णय से पहले सभी पक्षों की दलीलों को सुनना अनिवार्य होगा। इमरान प्रतापगढ़ी केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को किसी की आवाज़ दबाने के हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन चारों निर्णयों ने मिलकर भारत में एफआईआर प्रक्रिया को संवेदनशील और संतुलित बनाया है। न्याय कोई वरदान नहीं होता, वह संघर्ष और जागरूकता से कमाया जाता है। बीएनएसएस ने हर नागरिक को यह ताकत दी है कि उसकी आवाज़ अब थाने के गेट पर नहीं रुकेगी। धारा 173 बीएनएसएस कहती है एफआईआर दर्ज करो। धारा 175 बीएनएसएस कहती है अगर एफआईआर दर्ज न हो तो न्यायालय जाओ। और सुप्रीम कोर्ट कहता है न्याय सिर्फ कागज पर नहीं, नागरिक के दिल में होना चाहिए। तो अगली बार जब कोई कहे एफआईआर नहीं होगी, तो आप पूरे आत्मविश्वास से कहिए कानून मेरे साथ है। जो बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वह बात अब कोई आपको नहीं बताएगा, इसलिए बात को आप ध्यान से सुनिए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS की धारा 175(3) वह प्रावधान है जिसके तहत मजिस्ट्रेट पुलिस को FIR दर्ज करने या किसी मामले में जांच शुरू करने का आदेश दे सकते हैं जब पुलिस द्वारा आपकी शिकायत को मानने से इनकार कर दिया जाता है या आपकी शिकायत को लिखने से इनकार कर दिया जाता है। यह पहले की CRPC की धारा 156(3) की जगह लेता है और मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने से पहले पुलिस की बात सुनने और हलफनामा यानी शपथ पत्र मांगने जैसे कुछ अतिरिक्त प्रावधान प्रदान करता है। धारा 175(3) BNSS का एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करते समय जो सावधानी और तैयारी रखनी है उसके बारे में अब हम बात करते हैं। जब पुलिस स्टेशन में FIR आपकी दर्ज नहीं होती या पुलिस जांच करने से स्पष्ट रूप से इनकार कर देती है तो यह धारा मजिस्ट्रेट को हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान करती है। शिकायतकर्ता को आवेदन के साथ एक हलफनामा यानी शपथ पत्र देना होता है जिसमें वह अपनी शिकायत के बारे में जानकारी की पुष्टि करता है। इसमें यह लिखना अत्यंत आवश्यक है कि आपने पहले थाने में फिर SP के पास शिकायत देने गए थे लेकिन उन्होंने आपकी शिकायत लेने से या लिखने से मना कर दिया था। हलफनामा मिलने के बाद मजिस्ट्रेट पुलिस की बात सुनने और आरोपियों की सत्यता की व्यक्तिगत रूप से पुष्टि करने के बाद पुलिस को जांच करने का आदेश दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट को जांच का आदेश देने से पहले पुलिस को अपना पक्ष रखने का अवसर देना होता है। उसके बाद ही जज साहब आपके शपथ पत्र मिलने के बाद शिकायत की व्यक्तिगत पुष्टि करने के बाद जांच का आदेश देंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यह बता दूं कि जब आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाते हैं तो आपको यह तैयारी करके जाना चाहिए कि जो शिकायत आप मजिस्ट्रेट साहब से कर रहे हैं इनके पहले आपने पुलिस अधीक्षक महोदय के पास शिकायत करने गए थे और पुलिस अधीक्षक महोदय के पहले आप जो है पुलिस थाने में शिकायत करने गए थे लेकिन उन दोनों ने आपकी शिकायत को सुनने से आपकी शिकायत को लिखने से मना कर दिया था और उसके बाद आप जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में आए हैं। एक और अन्य महत्वपूर्ण बात कि जो शिकायत आप कर रहे हैं वह संज्ञेय मामले से होनी चाहिए। यदि आप जो शिकायत कर रहे हैं वह मामला संज्ञेय नहीं है तो ऐसी स्थिति में आपकी शिकायत दर्ज नहीं होगी। इसलिए आप पूरी तैयारी के साथ जाइए। शपथ पत्र में आप सभी बातों को स्पष्ट तौर पर लिखें ताकि आप जो उद्देश्य के साथ जो पीड़ा के साथ आप कोर्ट में गए हैं उसमें आपको सहायता मिले और मजिस्ट्रेट साहब आपकी शिकायत पर पुलिस को जांच करने का आदेश करें। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप अपने आवेदन में अपने शपथ पत्र में सारी बातों को बहुत सिलसिलेवार बहुत स्पष्ट रूप से लिखें और ख़ासतौर पर एक बार पुनः आपको बता दूं कि जो शिकायत आप कर रहे हैं वह संज्ञेय मामला होना चाहिए और पुलिस में आप गए थे इस बात का भी आपके पास प्रमाण होना चाहिए। यदि आपकी शिकायत आप इंडियन लीगल सपोर्ट के माध्यम से करवाना चाहते हैं या न्यायालय के किसी मामले में आप हमारी सहायता लेना चाहते हैं तो आप इंडियन लीगल सपोर्ट की ईमेल ID ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें या स्क्रीन पर आप जो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं उस पर आप मैसेज करके हमारी सलाह और सहायता दोनों प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। एक बार संक्षेप में हम पूरे वीडियो का विश्लेषण करें। जब पुलिस से FIR दर्ज न करे तो आप क्या करें। आज हमने एक ऐसी यात्रा की कहानी सुनी जहां एक नागरिक की आवाज़ कानून की हर सीढ़ी चढ़ते हुए अंततः न्याय के द्वार तक पहुंची। हमने इस वीडियो में यह जाना कि FIR केवल एक रिपोर्ट नहीं, एक कागज़ का टुकड़ा नहीं, बल्कि न्याय की पहली सीढ़ी है। और BNSS 2023 की धारा 173 ने यह सुनिश्चित किया है कि हर अपराध की सूचना दर्ज की जाएगी, चाहे मौखिक हो, लिखित हो या फिर डिजिटल माध्यम से। अगर पुलिस आपकी शिकायत दर्ज करने से मना करती है तो SP तक आपकी आवाज़ जाएगी और अगर वहाँ भी दरवाज़ा बंद हो तो मजिस्ट्रेट तक पहुँचने का रास्ता आपके लिए खुला है। ललिता कुमारी केस ने यह सिखाया कि FIR दर्ज करना पुलिस का कर्तव्य है। रंजीत सिंह बात केस ने बताया कि मजिस्ट्रेट को विवेक से काम लेना चाहिए। ओम प्रकाश अम्बाटकर केस ने कहा कि न्याय बिना सुनवाई के अधूरा है और इमरान प्रतापगढ़ी केस ने यह चेताया या बताया कि FIR कभी भी विचारों को दबाने का हथियार नहीं बनना चाहिए। इन सभी फैसलों ने हमें यह सिखाया कि कानून तब तक जीवित नहीं होता जब तक नागरिक जागरूक ना हो। तो याद रखिए, अगर आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ अहित हुआ है तो डरिए मत, चुप मत रहिए। कानून अब आपके साथ है, आपकी बात अब अदालत तक पहुंच सकती है।
क्योंकि अब भारत का न्याय तंत्र कहता है जहाँ नागरिक सजग है वहाँ न्याय सशक्त है। तो जुड़े रहिए आप इंडियन लीगल सपोर्ट के साथ, और हम आपको जानकारी देते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। और आप भी हमें अपने कमेंट में यहाँ ज़रूर बताएं कि आप किस विषय पर हमसे जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी आपकी प्रतिक्रिया की। धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हर भारतीय अपने अधिकारों के बारे में जाने, समझे और उन अधिकारों का प्रयोग करें तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जहां नागरिक जागरूक है वहीं न्याय सशक्त है। आइए हमारे साथ जुड़े न्याय और अधिकार की इस ज्ञान यात्रा में इंडियन लीगल सपोर्ट यूट्यूब चैनल के साथ।